you have honestly solved the questions of exercise 9.2 from NCERT? Simply yes or no पे click करो. Good morning Anjan. Simply yes or no पे click करो. I need to know the number. Hurry up everyone. आप में से कितने लोगों ने एनसीईआरटी से एपी के क्वेश्चन सॉल्व किए 11th वाले से? आप लोगों को होमवर्क दिया गया था एक तरीके से वो. किसी ने भी यस पे क्लिक नहीं किया है. हाँ, आपका आवाज लैग कर रहा था. आवाज लैग कर रहा है. अब ठीक है. अभी ठीक है. ओके, तो आई वाज सेइंग कि I can see only 2 or 3 people who are solving, who have all the questions. सौरभ ने क्लियर नहीं आ रहा. अभी कैसा है आवाज? Is it okay now? Am I audible? हाँ, सो क्या अभी क्लियर है आवाज? बताइए एक बार. सर मेरा नेटवर्क, आपका नेटवर्क भी क्या? आपका ठीक है सर. ओके. सो नाउ गाइस, चलो अभी देखो 2-4 लोगों ने होमवर्क किया है. आई नीड टू रेस्पेक्ट दोस पीपल एंड उनके अकॉर्डिंग मुझे डाउट्स वगैरह उनके क्लियर करने होंगे. और कल मेरी दीलक सर से भी बात हुई थी, राइट? आप में से बहुत लोग पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे बिल्कुल भी, एकदम क्लियर है ये. पिछले वीक जब सौरभ सर ने आप लोगों का डीएसएस लिया था, उनका भी कुछ कहीं ना कहीं यही फीडबैक था. अभी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है. आप में से कितने लोग हैं? मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट है जिन्होंने होमवर्क किया. आप समझ क्या रहे हो कि अगर आप पढ़ाई वढ़ाई ऐसे ही करोगे तो काम हो जाएगा क्या? कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि 10th के जैसा इसको लाइटली नहीं लेना है. एंड अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है बताओ? मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं. एक ऑप्शन रहता है कि मैं आपको फिर से टाइम दूं, मैं आगे की चीजें ना पढ़ाऊं, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि जो 2-4 स्टूडेंट ने होमवर्क किया है उनके डाउट्स क्लियर करूं. मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह खत्म हो जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊं. अब ट्रिगोनोमेट्री वाले टॉपिक में कहीं ना कहीं यही हुआ था कि आप लोगों को थोड़े मोड़े भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते थे, बट इस तरीके से हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेबस को आगे बढ़ाना. तो यू गाइज नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर ऐसे चलोगे यार
तो सिर्फ बोर्ड्स में मैक्सिमम 60-70% आएगा, जेई वगैरह भूल जाओ, सपने में भी जेई क्लियर नहीं आना चाहिए फिर तो। ठीक है, ये सबको सीधे तरीके से बोल रहा हूँ यार, 2 से 3 स्टूडेंट ने होमवर्क किया, इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा है क्लास कैंसिल कर दो, घर पे एक बार पेरेंट्स को फोन करवा दो। बैठे हुए कोऑर्डिनेटर जमान, इन सबको बोलूंगा जाओ फोन करो इनके पेरेंट्स को, यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे कोई भी। चलो आनंद कुमार, आपने जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हैं, एंड सौरभ राज, कहाँ पे डाउट आया है, किसी क्वेश्चन में डाउट आया बताओ, पहले आपके डाउट से शुरू करते हैं, बाकी सबको बाहर में जाने दो, दिमाग गर्म करके रख दिया सबने। Everyone can leave if you want. I will take the class according to 2 students today. सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्लास लेकर चलूंगा। सो आनंद का डाउट है एक्सरसाइज 9.2 का 5 नंबर। सौरभ कोई डाउट है क्या, आपने जो ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 मिले, जिनको मैं डिस्कस करूंगा। हर्षित क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, सौरभ ने ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लेकर आ जाता हूँ, स्निप करना होगा ये। मेरे अकॉर्डिंग ना, हेलो सर। हाँ सर बोलो। हेलो। हाँ सर हम बोलो। अंजन बोल रहे। हाँ सर आपने होमवर्क कब दिया था सर? हम लोग जब तक लास्ट तक थे सेशन में तब तक तो आपने होमवर्क का कोई डिस्कस किया ही नहीं था कि क्या होमवर्क है नहीं है। एक मिनट। सर कहाँ पे होम सर होमवर्क आपने कहाँ पे दिया था? यस सर। सर होमवर्क का कोई मतलब हम लोग लेसन सेशन लीव किए उस समय आप कुछ नहीं बोले थे सर। ये देखो, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था सर। ये देखो, ये उस दिन की फाइल है, ठीक है। प्रोग्रेशन वगैरह डिस्कस किए थे हम, यस सर। ठीक है। कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ AN and SN from of AP from NCERT and अवंती मॉड्यूल। अवंती का मॉड्यूल आप लोग को मिला नहीं है, NCERT लिखा हुआ था। सर अभी देखो ये फाइल। सर अभी तो NCERT ही खुला हुआ है स्क्रीन पे। हाँ तो मैं NCERT के ही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि कोई होमवर्क नहीं मिला, ये उसी फाइल का पार्ट है। आप अभी व्हाट्सएप पे जाकर उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके। और एक बात सोचो कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा, हाउ इज दैट पॉसिबल? हमेशा आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ। ग्रुप पे वो सर वो ट्रिग्नोमेट्री वाला ही है शायद। नहीं देखो, आपने कल उस दिन का नहीं भेजा है शायद नोट्स। उस दिन का अगर नहीं भी भेजा, ये क्लास में प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है, और शायद भेजा भी होगा, देख लेते हैं। नहीं भेजा तो किसी ने याद भी नहीं दिलाया, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो ये क्लास में ही लिखा हुआ है ना। आप ये लिखा जो है ये क्लास में हुआ था ना, तो आप बता दो। ठीक है अंजन, मान लो कि मैंने ग्रुप पे आप लोगों को रिमाइंडर नहीं भेजा, बट रिमाइंडर भेजना मेरा काम है। हम लोग को पता रहता तो होमवर्क नहीं करेंगे। मुझे पता है अंजन, आप रियल बात है, हमको होमवर्क मतलब देखो अंजन, एक चीज बता रहे हैं, हमको पता रहता तो होमवर्क करना कोई। यस सर। हाँ, एक चीज है कि सबसे पहले ये जो चीज मैंने लिखी है, ये आफ्टर क्लास लिखी होगी कि ड्यूरिंग द क्लास लिखी होगी, बताओ। सर आप ड्यूरिंग द क्लास ही लिखे होंगे आप सर। हाँ, लेकिन तो हम लोग को सर लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ, हाँ बोला ना कि सर अब लीव कर सकते हैं आप लोग, तो हम लोग लीव कर दिए, उसके बाद में भी आप लिखे होंगे सर।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग का था ना सर, ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू, लोएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना था। हाँ उसके बाद आपने बोला कि अगर आपको जो इसका डाउट खत्म हो गया वो लीव कर सकता है। उसके बाद किसी को डाउट था इस क्वेश्चन में तो आपने फिर उसको बताया था, तो हम लोग लीव कर दिए थे। उसके बाद में भी आप लिखे हो तो सर पता नहीं था। और सर ग्रुप पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है होमवर्क को लेकर, इसलिए हम नहीं कर पाए। नहीं तो होमवर्क करना तो सर करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। सो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछले साल 10th के एनसीईआरटी में खूब आर डी शर्मा में खूब सारे देखे होंगे। इन एन एपी इफ द पीथ टर्म इज गिवन, क्यू टर्म दिया हुआ रहता है, सब वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए रहते हैं, फिर आपको कोई दूसरे टर्म के बारे में वो लोग पूछते हैं, राइट। सो लेट्स ब्रिंग दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ओके, सो चलिए अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब उन्होंने एक पीथ टर्म के बारे में बताया है। अब पीथ टर्म मतलब कि वो एन जैसा रहता है वैसे एपी के बारे में बताया। क्यूथ टर्म मतलब एक्यू के बारे में बताया। और फिर आपसे सम पूछा जा रहा है। सम किसका पूछा जा रहा है? सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म्स। तो कहीं ना कहीं वो आपको एस ऑफ पीक्यू के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो हमको एनएच टर्म, कोई एक एनएच टर्म दिया हुआ है, एक दूसरा एनएच टर्म दिया हुआ है। इनको हम कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा सॉल्व करेंगे और तब जाकर हमको ये मिलने वाला है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। AP मतलब NH टर्म के जैसे ये 1/q दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम NH टर्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो NH टर्म हमारा होता है A + n-1 × D। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ये मान लो, कॉमन डिफरेंस को D मान लो, तो ये आएगा A + n के जगह पे P आ गया है, तो A + P - 1 × D is equal to 1/q, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट Qth टर्म इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। यहां पे आया A + q - 1 × D इज इक्वल टू 1/p, राइट। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। मान लो कि इसको सिर्फ इतने पार्ट को हम मार्क कर लेते हैं 1, ठीक है, और इतने पार्ट को हम मार्क कर लेते हैं 2। हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है क्वेश्चन है? हमको फाइंड आउट करने दिया हुआ है एस ऑफ पी क्यू। अब सम का जो एक्सप्रेशन होता है गाइस, उसमें 3 वेरिएबल आते हैं। पहला आता है ए, फिर आता है एन और फिर आता है डी। 3 वेरिएबल होते हैं। तो जब आपको उन्होंने एस ऑफ पी क्यू के बारे में एस ऑफ पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए दिया है, तो एक चीज तो उन्होंने बता दिया कि जो फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो वहां पे एन के जगह पे आपको क्या पुट करना है? एन के जगह पे आपको PQ पुट करना है। बचा क्या क्या? A बचा और D बचा, राइट। अब क्योंकि सारे के सारे चीजें हम लोगों को किसी न किसी वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट, कहीं पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब सम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे तो वो भी इन्हीं वेरिएबल्स के टर्म में रह जाएगा, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आने वाली है। अब आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो आपके दिमाग में आना चाहिए
कि यार मेरे को ए चाहिए, मुझे डी चाहिए, राइट। आई वांट, ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि आई वांट ए एंड डी। अब ए और डी की वैल्यू निकालनी है, दो वेरिएबल चाहिए। अब 10th में आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला, कि अगर हमको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, अगर हम दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो तभी पॉसिबल होता है जब हम हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हो। तो देखो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको दो इक्वेशंस भी दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। हमको कहीं ना कहीं इसी में से डी निकालना है, इसी में से ए निकालना है। अब डी आएगा पीक्यू के टर्म्स में, ए भी आएगा पीक्यू के टर्म्स में। तो एकदम बेसिक चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मान लो कि अभी हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले ए हटाना पड़ेगा ना। कहने के लिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक है ए, एक है डी। यहाँ पे भी वही वेरिएबल है ए और डी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, द बेसिक अप्रोच कैन बी कि हमने इक्वेशन 1 में से 1 - 2 परफॉर्म कर लिया, ठीक है, 1 - 2 परफॉर्म किया। अब जब हम इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या क्या चीज आपको दिख रहा है। अब यहां से डी की वैल्यू निकल जाएगी बहुत इजीली, राइट। आनंद का एक अप्रोच है कि हम लोग इक्वेशन 1 को पी से मल्टीप्लाई करके और क्यू सेकेंड को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। आनंद वो भी चलेगा। एक बार हम सिंपल सा देखो, ये तो आप सॉल्व कर चुके हो तो आपको पता है कि हाँ इस तरीके से आंसर आया है। एक स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहा होगा उसके दिमाग में यही आएगा कि मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और मैं फिर वहां से डी की वैल्यू निकालूं। तो जब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे गाइस, तो देखो ए और ए तो कट जाएगा ना, ए और ए कट जाएगा। फिर ये सेकंड वाला जो पार्ट है p - 1d, अब वो माइनस होगा q - 1d से। तो कहने के लिए d कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे p - 1 रहेगा और यहाँ पे q - 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/p - 1/q, ओके। यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो आपको मिलेगा p - q। सर 1/q - 1/p होगा ना LHS में। 1/q - 1/p। और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा pq का, ऊपर आ गया p - q और नीचे है pq। अब जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे ना तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आना चाहिए कि यार p - q लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है, p - q राइट साइड में भी दिख रहा है, तो वो कैंसिल हो रहा है, राइट। ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से मुझे फिलहाल d का वैल्यू कितना मिल गया, d का वैल्यू मिल गया 1/pq। अब जैसे मेरे को d का वैल्यू 1/pq मिल गया, अब मेरा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, a का वैल्यू निकालना। और a का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो d का वैल्यू आया है इसको या तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, कहीं भी पुट कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने d के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया, ओके। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in the second equation, ठीक है, या फिर putting the value of d in 2, we get, अब a तो वैसे ही रहेगा ना, q - 1 भी वैसे ही रहेगा, बस d की जगह पे ही हम क्या कर सकते हैं, 1/pq लिख सकते हैं और ये आ गया 1/p, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जब ये वाला ब्रैकेट आप देख रहे हो, इस वाले ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो एक आएगा q/pq, तो वो बन गया मेरा 1/p ना, और दूसरा आया -1/pq इज इक्वल टू अगेन 1/p, राइट। अब यहाँ जब इस स्टेप पे आए हो, फिर से आपको दिख रहा है कि भाई साहब
1/p कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आया, ये -1/pq को राइट साइड भेजेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/pq, ठीक है 1/pq। तो अब मेरे पास a का वैल्यू भी 1/pq आया है और ऊपर हमने जस्ट देखा था d का वैल्यू भी 1/pq आया है, और हमको फाइंड आउट क्या करना था, s ऑफ pq फाइंड आउट करना था। तो जब आप मतलब यहाँ पे यू शुड गेट अ वेरी गुड वाइब कि यार मेरे को सम निकालना था p इंटू क्यू टर्म्स का, और मेरा d का वैल्यू भी p इंटू क्यू के टर्म्स में आ गया और a का वैल्यू भी मेरा p इंटू क्यू के टर्म्स में आ गया, राइट। तो अब जब हम एक्सप्रेशन निकालने जाएंगे, देयरफॉर जब हम एक्सप्रेशन निकालने जाएंगे s ऑफ pq का, राइट, अब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, अब n के जगह पे यहाँ पे p माइनस pq है ना, इंटू d। अब यही a के जगह पे हमको क्या पुट करना है, 1/pq पुट करना है, और d के जगह पे भी हमको क्या पुट करना है, 1/pq पुट करना है, राइट। और अब इसी को सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम, ये तो अपना 1/pq रहेगा, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये हाँ। nth टर्म का ना फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म हाँ का ये थोड़ी तो ना। सम अरे होगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ, गुस्सा में हूँ मैं। सर चिल कीजिए। एक तो तबीयत खराब है इससे थोड़ा लेट आया हूँ, सर पे तेल वेल लगा के रखा हूँ। सो 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू d n/2, ठीक है। हाँ, अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq, और यहाँ पे pq/2। अब अंदर वाले पार्ट को एक बार हम देख लेते हैं। अंदर वाले पार्ट में ये तो हमारा 2/pq बना हुआ है, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक आएगा pq/pq जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और एक आएगा -1/pq, ठीक है, हो गया सॉल्व ऑलमोस्ट। अब 2/pq माइनस 1/pq कितना हो जाएगा, अंदर ये so let's take the LCM of this, so we will have 1 plus pq into pq upon 2, तो ये और ये कट गया, and finally we will have 1 plus pq by 2, so this should be the answer, ठीक है, this should be the answer। now ये वाला पार्ट आप समझ सकते हो कि this is not difficult, SN का फॉर्मूला लगाया, A और D की वैल्यू पुट कर दी। डिफिकल्ट पार्ट क्या था, डिफिकल्ट पार्ट था कि हमने A का वैल्यू निकाला PQ के टर्म्स में, D का वैल्यू निकाला PQ के टर्म्स में। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यार मेरे आंसर में कहीं पे भी A और D नहीं रहना चाहिए, मेरे आंसर में कहीं पे भी A और D नहीं रहना चाहिए। रीजन बीइंग A और D के बारे में क्वेश्चन ने कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, राइट, मतलब A क्या है D क्या है, तो हमने माना है कि A हमारा फर्स्ट टर्म है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना यहाँ पे, जो भी मतलब इस टाइप के आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको nth टर्म सब वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, और फिर आपको कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी वेरिएबल के टर्म में आएंगी। तो वहाँ पे जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हमको D का वैल्यू निकालना होता है। अब D का वैल्यू कैसे निकालोगे आपको सोचना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा 1 - 2 करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 परफॉर्म किया तो आ गया, कभी कभार शायद कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी करना पड़ सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में दिस अप्रोच विल वर्क फॉर श्योर, ओके। देन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। हर्षित एंड सौरभ का क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन नंबर 8 को यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना, राइट। तो गाइस अब एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं Sn का मतलब होता क्या है। आप सबको पता है Sn का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये S5 कितना हो गया, S5 हो गया S1 प्लस S1 प्लस S2, अरे S5 का मतलब हुआ पहले 5 टर्म्स का एडिशन। तो पहले 5 टर्म्स का एडिशन मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है, ये हो गया हमारा S5, पहले 5 टर्म्स का एडिशन। अच्छा, उसमें से बता सकते हो क्या ये क्या है? इसको हम अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एनीवन? S4 से, राइट। तो इसको हम S4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सिंपल से यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे लिए बन गया कि S5 इज इक्वल टू S4 प्लस A5, राइट। अब अगर S वाले को सबको एक साइड ले आए तो S5 माइनस S4 इज इक्वल टू A5 हो गया। और इसी को अगर मैं n के फॉर्म्स में लिखने जाऊं, राइट, इसी को मैं n के फॉर्म में लिखने जाऊं तो 4 को अगर मैं n मान लेता हूं, 4 को अगर मैं n मान लेता हूं तो Sn, और अगर 4 को मैंने n माना हुआ है, लेट n इज इक्वल टू 4, तो अगर 4 को मैंने n माना हुआ है तो मेरा 5 क्या हो जाएगा, n प्लस 1। तो ये हो गया हमारा S ऑफ n प्लस 1। ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को A ऑफ n प्लस 1 दे रहा है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर बेसिकली जो हमको यहाँ पे फिगर जो चीज दिमाग में क्लियर रखनी है कि अगर हम Sn कर रहे हैं, अगर हम Sn में से S ऑफ n माइनस 1, Sn का मतलब हुआ पहले n टर्म्स का एडिशन, और S ऑफ n माइनस 1 का मतलब हुआ पहले n माइनस 1 का टर्म्स का एडिशन। तो पहला n टर्म्स में से पहला n माइनस 1 के टर्म्स के एडिशन को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा an, राइट। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इनफैक्ट एज फार एज आई रिमेंबर 10th के एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है जो कि सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने आपको सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको वो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स वगैरह फिगर आउट करने के लिए कह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस टेल मी, इज दिस लॉजिक क्लियर? क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, दोनों का मतलब सेम है? दोनों का मतलब सेम है, बताओ क्या ये फॉर्मूला आप सबको समझ में आया है जो मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे? नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए। सर लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। लास्ट स्टेप में बस क्या किए हैं सौरभ, कि जैसे मैंने ये n को 4 माना था तो मेरा S4 अभी Sn बन गया और S5 मेरा S ऑफ n प्लस 1 बन गया, ठीक है। और इसी एक्सप्रेशन में अगर हम 5 को n मानते, अगर हम 5 को n मानते तो अब मेरा ये S5 हो जाएगा Sn, S4 हो जाएगा S ऑफ n माइनस 1 और A5 हो जाएगा An। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो दोनों फॉर्मूला में, कि हम जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला देखो तो n प्लस 1 में से n हटा दिया। अब अगर आप n प्लस 1 में से पहले n प्लस 1 टर्म्स में से पहले n टर्म्स के एडिशन को हटा देते हो तो आपके पास कौन सा बचेगा, बस n प्लस 1 वाला टर्म ही बच जाएगा ना। सिमिलरली नीचे वाले एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, Sn का मतलब हुआ पहले n टर्म्स का एडिशन, पहले n टर्म्स के एडिशन में से पहला n माइनस 1 हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास an बचेगा। तो फॉर्मूला के फॉर्म में इसको याद करने के लिए बस नहीं कह रहा हूं, इट्स लाइक दिस कि हमारे पास इफ आई हैव A1 A2 A3 ऐसे चल रहा है मान लो, फिर हमारे पास आया A ऑफ n माइनस 2
a of n minus 1 a of n, ठीक है। तो अगर मैं इतनों की बात करूं, यहां से लेके यहां तक की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, तो ये मेरे पहले कितने टर्म्स का एडिशन है? पहले n-1 टर्म्स का एडिशन है। तो इसको मैं शॉर्ट में s of n-1 लिख सकता हूं, ठीक है। और यही चीज अगर आप देखो तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है? सो दिस इज एक्चुअली s of n, क्योंकि अब ये पहला टर्म से लेके n टर्म्स तक का एडिशन है, राइट। तो ये हो गया s of n। अब मैं सिंपली बस इतना ही कह रहा हूं कि ये Sn में से s of n-1 अगर हम कट करते हैं, s of n में से अगर s of n-1 कट करते तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, राइट। s of n में से अगर हम s of n-1 कट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। इज इट नाउ क्लियर सौरभ? यस सर। ठीक है। अब ये जैसे ही लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना, अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत नहीं करने वाला, बिकॉज इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास Sn दिया हुआ है कहीं ना कहीं, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने Sn की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ लिख लिया हमने Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn², ठीक है। और हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? चौथा टर्म में से तीसरा टर्म को माइनस कर देंगे, एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, राइट। आप सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हो, मान लो आपने क्या किया, आपने S1 निकाला। S1 क्या हुआ यहाँ पे? S1 का मतलब तो A1 हुआ, और यहाँ आप n के जगह पे सिर्फ 1 पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा P प्लस Q, ठीक है। फिर आपने S2 निकाला। S2 का मतलब क्या होगा? A1 प्लस A2, राइट, A1 प्लस A2। यहाँ पे अब n की जगह पे 2 पुट करना है, तो वो बन जाएगा आपका 2P प्लस 4Q, ठीक है, 2P प्लस 4Q। अब आप इसको देखो, इतना पार्ट को देखो, A1 का वैल्यू आ गया आपके पास, फिर आपके पास A1 प्लस A2 का वैल्यू आ गया। अब इसमें अगर आप दोनों को माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? मतलब मैं कह रहा हूं कि S2 में से नहीं, D नहीं मिलेगा, पहले S2 में से जब आप S1 को माइनस करोगे तो आपको A2 मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो तो 2P माइनस P अपना P हो जाएगा, 4Q माइनस Q आपका 3Q हो जाएगा। तो now we have A2, we also have exactly, we also have A1। तो अब जब मेरे को D का वैल्यू निकालना होगा तो D के लिए मैं क्या करूंगा? A2 माइनस A1 कर दूंगा, और A2 का वैल्यू है P प्लस 3Q, A1 का वैल्यू है P प्लस Q। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो PP कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2Q, ठीक है। तो फाइनली दिस पार्ट, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। सर डायरेक्ट एशन का फॉर्मूला भी लगा के तो निकाल सकते हैं ना? कंपैरिजन करके कर सकते हो, बट बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना जहाँ पे आपको ये सिंपल सा अप्रोच हेल्प करेगा। ये इनका जो दूसरा अप्रोच है ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn², ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब आप क्या करो, Sn का फॉर्मूला लगा लो सबसे पहले। n/2 फर्स्ट टर्म को a माना है, कॉमन डिफरेंस को d माना है, तो ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। इसको एक बार सब मल्टीप्लाई करो, तो n/2 को 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको an मिलेगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मैं एक ही बार में पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ सर n²d/2। हाँ, n²d/2 माइनस nd/2, नहीं माइनस यस nd/2,
Yes, sir. ठीक है, दिस इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। अब आपके राइट साइड का एक्सप्रेशन को देखिए, राइट साइड के एक्सप्रेशन में एक एन स्क्वायर वाला टर्म है और एक एन वाला टर्म है, तो इसीलिए अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, एन स्क्वायर वाला टर्म को अलग कीजिए, एन वाला टर्म को अलग कीजिए। तो एन वाला टर्म यहाँ पे कौन सा है, ये और ये है, ठीक है। सो इन दोनों में अगर आप एन कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा a माइनस डी बाई टू। सर dn by सर D2 इक्वल टू Q आएगा सर, D/2 इक्वल टू Q। हाँ, d/2 इज इक्वल टू क्यू आ रहा है, लेकिन वहां से डन हो जाएगा, राइट। सो नाउ ये दोनों इक्वेशंस अगर इक्वल होंगे गाइस, ये कंपैरिजन मेथड कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, ठीक है, दोनों n के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों के दोनों इक्वल है, तो फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स भी इक्वल हो जाएंगे यहाँ, राइट। कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो n वाला टर्म इक्वल होगा और ये वाला टर्म इक्वल होगा, तो इसीलिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिव्यांशु so comparing the coefficients of n square। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है d/2 और राइट हैंड साइड में n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है q, तो यहां से आपका d का वैल्यू आ गया 2q, ठीक है। सो दिस इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सिंपल सा क्या किया, एसएन का फॉर्मूला लगाकर देखा, एसएन का फॉर्म देखो, थॉट प्रोसेस जो है ना उसके ऊपर फोकस करना है। एसएन का फॉर्मूला लगाया आपने, एसएन का फॉर्मूला लगाया, राइट साइड में देखा कि भाई साहब एक एन का टर्म है, एक एन स्क्वायर का टर्म है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी एन का टर्म को अलग किया, एन स्क्वायर का टर्म को अलग किया। अब ये कंपैरिजन करके हमारे लिए डी का वैल्यू बड़ा आसानी से निकल गया ना। अब जैसे ही डी का वैल्यू हमारा निकल आया, अब देखो ए का वैल्यू भी अगर हमको निकालना पड़ता तो हम कितने इजीली यहाँ पे निकाल सकते थे। ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते, अगला कंपैरिजन करते एन वाला टर्म का, राइट। कोएफिशिएंट्स ऑफ एन का अगर कंपैरिजन करोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि a माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू पी, a माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू पी। अब d का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ना 2q, तो वो d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a माइनस 2q अपॉन 2 इज इक्वल टू p, एंड सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया एंड a का वैल्यू हमारे पास आ गया p प्लस q, ठीक है। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू भी बड़ा आसानी से निकल आया, राइट। तो ये एक अप्रोच आप लोग ध्यान में रख सकते हो, बहुत बार हेल्प करता है, आगे क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे इस अप्रोच से। इंटीग्रेशन वगैरह जब आता है तो वहाँ पे बहुत बार हम लोग कंपैरिजन करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। और कोई डाउट है क्या सौरभ, आनंद कुमार? अच्छा, दीक्षा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12।
ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर एबीसी, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत है सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले पार्ट में। लास्ट ईयर के मतलब क्लास 10th के आर डी शर्मा में तो ये मिलेंगे ही, लेकिन लोग उसको सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि बोर्ड्स के रिस्पेक्ट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इज गिवन एज A, SQ इज गिवन एज B एंड SR इज गिवन एज C। ठीक है, ये हमको चीजें दी हुई हैं, ये हमने नोट कर लिया। और हमको सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कि क्या पूछा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने पूछा है A बाई P इंटू क्यू माइनस आर, B बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, C बाई आर इंटू पी माइनस पी, राइट। टू प्रूफ ये एक्सप्रेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, A बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस B बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस C बाई आर इंटू पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिक चीज हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार मेरे को एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 के बराबर। अब इस एक्सप्रेशन में हम इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ 3 ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट पी टर्म्स का एडिशन है A, फर्स्ट क्यू टर्म्स का एडिशन है B और फर्स्ट आर टर्म्स का एडिशन है C। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम चीज, मान लो कि आपको नहीं दिमाग में आ रहा कि आगे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, लेकिन बेयर मिनिमम थिंग जो सबके दिमाग में आ रहा है कि भाई साहब ये जो 3 एक्सप्रेशन दिया है इनमें फॉर्मूला लगाते हैं। और फॉर्मूला लगाने के टाइम पे हमको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम फर्स्ट टर्म को A नहीं मान सकते, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को A नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स का वैल्यू A दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को मान लेंगे लेट्स से T। ओके, फर्स्ट टर्म को मान रहे T, तो 2T प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं SP का SN का फॉर्मूला लगा रहा हूं और n की जगह पे P लिखना है, तो ये P आएगा यहाँ पे। ठीक है, n की जगह पे मैं P लिख रहा हूँ SN का फॉर्मूला में, तो n बाई 2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब A होता है फर्स्ट टर्म, इस AP में हम A को फर्स्ट टर्म को मान रहे हैं T। रीजन क्या है, रीजन है ये वाला पहला इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल टू A। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे हम नीचे लिखे Q बाई 2 ट्वाइस T प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू हो गया हमारा B। और लास्ट में यहाँ पे आया R बाई 2 ट्वाइस T प्लस R माइनस 1 इंटू डी, ये आया C। ठीक है, इतना चीज आ गया। अब एक दो थॉट प्रोसेस जो आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ABC की जो वैल्यू है, यहां से अगर मान लो कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, आप सबको ट्राई कर सकते हो, ये A, B और C, इसको आप उठाकर ना यहाँ पे सीधा पुट कर दो। यहाँ पुट कर दिए A का वैल्यू, यहाँ पुट कर दिए B का वैल्यू, यहाँ पुट कर दिए C का वैल्यू। सबको एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा बस लंबा होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस कैलकुलेशन करने के टाइम पे ध्यान रखना होता है। तो चेक करो गाइस एक बार जल्दी से, A का वैल्यू पुट करो। A का वैल्यू पुट करने से देखो बाहर एक P बाई Q है ना, और नीचे P है, तो P कैंसिल हो जाएगा वहां पे। गंदा पढ़ाता है मैथ। अमृत म्यूट करके रखो। ट्राई आउट गाइस।
आपको बेसिकली क्या करना है, LHS एक तरीके से मान लो कि ये हमारा उस गिवन एक्सप्रेशन का LHS है, राइट। अब इसी LHS में आप वैल्यू पुट करो। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। और यहां फिर आपका स्टेटमेंट आएगा putting the value of A, B, C we get। और बस इस इक्वेशन में आप सबको ABC की वैल्यू पुट करो एंड जस्ट बी लिटिल बिट केयरफुल। एक भी छोटी सी गलती करोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से करना बस, एंड सबका आंसर आएगा, हर एक स्टूडेंट का आंसर आएगा। बस आपको एक बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है। आपको ऑलरेडी पता है कि सब कट कुटा के 0 आना है, ठीक। अब उसको जबरदस्ती 0 नहीं लाएंगे, एकदम लॉजिकली दिखाएंगे कि सर देखो यहाँ ऐसे 0 आ रहा है। आनंद कुछ गलत हो रहा होगा फिर आपसे, ठीक है, क्योंकि कैंसिल होकर 0 आना है ना। प्रूफ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेरी गुड आकाश। आदर्श आनंद का भी हो गया, इतनी जल्दी बन गया, वेरी गुड।
नाउ आई एम गोइंग टू डू, मैं एक ही बार में पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1/2 तो हमारा कॉमन है हर जगह पे, इसको बाहर ही रखते हैं। नाउ ये 2t जो है, जिनसे सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो रही है या जो कर चुके हैं, वो देख सकते हैं कि मैं एक बार में कैसे लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये जो मेरा 2t है ना, ये q माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे जाओगे अगले टर्म में तो यहाँ का जो 2t है वो r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर अगले टर्म में यहाँ जो 2t है वो p माइनस क्यू के टर्म्स p माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब पूरा एक ही बार में लिख रहा हूँ ना, तो मैंने 2t को कॉमन ले लिया। 2t को कॉमन ले लिया तो पहले वाले से आएगा q माइनस आर, अगले वाले से आएगा प्लस r माइनस पी, और अगले वाले से आएगा प्लस p माइनस क्यू। ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में, मतलब ये मैंने कैसे लिखा, ये मैं कलर कर देता हूँ रेड कलर से। तो ये 2t जो है, यहाँ का 2t और यहाँ का 2t, तो आपको ये सोचना है कि ये 2t एक्चुअली यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2t जो है वो एक्चुअली q माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगला वाला जो 2t है वो r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगला वाला 2t जो है वो p माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अल्टीमेटली हम उन सबको ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि बीच में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बीच में देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है, राइट, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम कहीं ना कहीं उनको ऐड कर रहे होंगे। तो वही प्लस साइन एक यहाँ आया और दूसरा प्लस साइन यहाँ पे आया, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, ये p माइनस 1 इंटू डी, p माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर के साथ। यहाँ पे q माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी के साथ, और आगे r माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू के साथ। तो मेन चीज यहाँ पे है कि d जो है हर जगह आपको दिखने वाला है। तो d अगर मेरे को हर जगह दिखने वाला है तो मैं इसके लिए प्लस d लिखा। अब एक बार ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो हमको मिलेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। इसको मैं साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर चलो फॉर द टाइमिंग मैं आप लोगों के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। अगले से क्या मिलेगा, q माइनस 1। देखो एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि सबको इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन करने बैठेगा, तो दैट पर्सन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अपना मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करके कैंसिलेशंस पे फोकस करेगा, उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निधि, तानिया, वेरी गुड। सो q माइनस 1 इंटू r माइनस p, एंड देन वी हैव लास्टली r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब हमको इनका वो करना है, राइट। ये अंदर जो पार्ट बचा है ना, इसमें वो करना है। और रहा बात यहाँ का, तो ये देखो कि अंदर का पार्ट तो पूरा जीरो हो गया, 2t वाला पार्ट तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो हाफ इंटू दिस इज 2t इंटू जीरो, वो खत्म। अब यहाँ पे आते हैं d। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन एक ही बार में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर करोगे तो p को पहले मल्टीप्लाई कर लो q माइनस आर के साथ, तो p को मल्टीप्लाई करोगे तो pq माइनस पी आर आएगा। फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो q माइनस आर के साथ, तो माइनस q प्लस आर आएगा वहां से। सेम चीज आगे परफॉर्म करना है, तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। ये हो गया। अब क्लियरली हम लोग को कैंसिलेशन दिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि बात करें माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू, माइनस पी यहाँ पे प्लस पी, माइनस आर यहाँ पे प्लस आर, ये कट गया। अब दो वाले टर्म्स देखो, तो पी क्यू यहाँ पे दिख रहा है और माइनस क्यू पी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कट गया इसके साथ। माइनस पी आर यहाँ दिख रहा है और प्लस आर पी यहाँ दिख रहा है, तो ये भी रेस्ट इन पीस हो गया।
और क्यू आर यहाँ पे है, माइनस क्यू आर यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब डी वाला पार्ट भी अंदर 0 बन गया। तो हाफ इंटू, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी d इंटू 0 आ गया। तो अल्टीमेटली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 ही है, तो हाफ इंटू 0 will give you 0, which was our RHS। ठीक है, देख रहे हो? तो बस 3 स्टेप का था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना था, बस 3 स्टेप का कैलकुलेशन था ये। वो भी अगर मान लो मुझे आप लोगों को नहीं बताना होता तो मैं इसको सीधा 2 स्टेप में खत्म कर सकता था। यहाँ पे डी के साथ वाला मल्टीप्लिकेशन भी मैं अंदर ही कर देता। ओके, तो ये दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिएगा, स्पेशली इस पार्ट के कैलकुलेशन को, क्योंकि आपको एपी में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा। इट वॉज ऑल अबाउट टेकिंग कॉमन, सबसे छोटी चीज थी कॉमन लेना यहाँ पे, बट वही से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, दीक्षा, इज इट क्लियर? दिस वॉज योर डाउट? ओके, आफ्टर द क्लास ये पीपीटी आप लोगों को भेज दूंगा, तो बाकी लोग कैंसिलेशंस करते रहो। अगला एक डाउट बचा हुआ है दीक्षा का, क्वेश्चन नंबर 12, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म्स इज m² अपॉन n², और हमको निकालना है mth टर्म और nth टर्म का रेशियो। ठीक है, so now question number 12, what is given? We have s of m upon s of n, ये हमारे पास दिया हुआ है m² अपॉन n², और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि mth टर्म am अपॉन an, ये वैल्यू होती है 2m-1 अपॉन 2n-1। ठीक है, गुलमोहर, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो दिया था मैंने। और मैं जो भी भेजता हूँ दोनों एक ही साथ भेजता हूँ। ऑल द क्वेश्चंस, लेट मी शो यू। मैंने इस बार ना ही छपरा के ग्रुप में कुछ भेजा, ना ही बेगूसराय के ग्रुप में कुछ भेजा। Whenever I send something, I send it on both the groups। ये आपका एनसीईआरटी है बस। ठीक है, okay, now guys, again this is a simple question from your class 10th AP chapter का ये। बस इसमें आपको m और n की जगह पे ना पर्टिकुलर वैल्यूज दिए हुए थे, यहाँ पे हमको वेरिएबल के टर्म में आया। अगेन हम क्या करेंगे? हमको अगर ये क्वेश्चन मिला हुआ है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? हमको ये प्रूफ करना है, तो पहले तो ये बाद में, पहले जो गिवन है उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाओगे, तो ये sm है, नीचे sn है, हम फॉर्मूला लगाएंगे ना सम का फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा? m/2 ट्वाइस a प्लस m-1 इंटू डी, और नीचे वाला जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये बन गया आपका m² अपॉन n²। अब आप देखो कि ये आपने फॉर्मूला लगाया, कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या आप सबको? कैंसिल होते हुए कुछ दिख रहा है, तो ये m जो है यहाँ पे एक इसको कैंसिल करेगा, और यहाँ का जो n है वो एक n को कैंसिल करेगा। तो अब हमारे पास क्या आया? और साथ ही साथ जो ये नीचे का 2 है ना, ये तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है।
तो व्हाट डू आई हैव राइट नाउ? आई हैव ट्वाइस ए प्लस m minus 1 into d upon twice a plus n minus 1 into d. ठीक है, this is given as, this is now m upon n. ठीक है, this is now m upon n. अब गाइज ऊपर जो प्रूफ करना है और नीचे जो हमारे पास है, ट्राई टू थिंक मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है. mth टर्म का अगर एक्सप्रेशन का बात करें, इसकी बात करें, तो हमारे पास चाहिए था a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an होता हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट. ठीक है, सो इफ दैट इज द केस, तो एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है. आप में से बहुत लोग को शायद अब थोड़ा हिट कर रहा होगा, लास्ट ईयर किए हुए हो, कि एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे. और वो छोटा सा सब्स्टिट्यूशन क्या है? मुझे इसमें इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन लाना है ताकि मेरा 2a के जगह पे a रह जाए. तो कहीं ना कहीं मैं ये 2 को कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं ये 2 को कैंसिल करना चाहता हूँ. और राइट साइड में देखो, तो राइट साइड में मेरे को सिर्फ m नहीं चाहिए, राइट साइड में मुझे चाहिए 2m माइनस 1. सिमिलरली n नहीं चाहिए, मुझे n के जगह पे चाहिए 2n माइनस 1. ठीक है, तो ये तो मतलब बड़ा आसान तरीके से आप क्या कर सकते थे, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, तो सब्स्टिट्यूटिंग m by 2m minus 1 and n by 2n minus 1. ठीक है, we get, बस सब्स्टिट्यूशन किया है. और एक क्वेश्चन भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे देंगे. दीक्षा, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे कुछ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है ना, वो भी रेशियो के टर्म्स में ही दिया हुआ है. जो गिवन था वो भी रेशियो के टर्म्स में, और जो प्रूफ करना है वो भी रेशियो के टर्म्स में. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ना ही आप a अकेला निकाल पाओगे, ना ही आप d अकेला निकाल पाओगे. इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जो पिछले क्वेश्चन थे, पिछले क्वेश्चन में a का वैल्यू भी आ गया था mn के टर्म, pq के टर्म में. पिछले क्वेश्चन में d का वैल्यू भी pq के टर्म में आ गया था, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो गया था. यहाँ पे वो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. या चलो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा. आई थिंक आई कैन सॉल्व दैट पार्ट एज वेल. क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा वैसे. ठीक है, तो सबसे पहले चलो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं. तो उसके बाद बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी दिखा दूंगा. हाँ, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, आप भी करो फटाफट. 2an प्लस mnd माइनस nd इज इक्वल टू 2an प्लस mnd माइनस md. ओके, मैंने एक ही बार में मल्टीप्लाई भी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ब्रैकेट जो है ना m माइनस 1d के साथ वो भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिया. एक छोटी सी मिस्टेक, ये m होगा. ठीक है, तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड. अब मैं a वाला को एक साइड ले आता हूं और d वाले को एक साइड ले आता हूं. तो मान लो कि ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया. यहाँ पे अगर हम 2a कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस m, और यहाँ पे हम d कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस m. ये और ये कट गया, तो 2a इज इक्वल टू d आया. ठीक है, अब जैसे ही 2a इज इक्वल टू d आपको वैल्यू मिल गया, फिर हम क्या कर सकते हैं, हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड आउट करना है am अपॉन an.
am हो गया हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an हो गया अब हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो d का वैल्यू पुट करोगे तो m माइनस 1 इंटू डी के जगह पे अब ये 2a बन जाएगा, और नीचे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब d के जगह पे वापस आप 2a लिखोगे, और देखो ऊपर नीचे से 2a कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे से 2a कॉमन आ जाएगा और आप इसे आप सॉल्व कर सकते हो। कॉमन ले लो a को, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा m माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे नीचे भी a कॉमन आएगा, बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, a और a कैंसिल हो गया, और ऊपर का सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यूल गेट 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, और यही चीज आपको प्रूफ करना था। देखो यही चीज आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या चीज किया हमने, कुछ अलग या कुछ नया नहीं किया। जो गिवन था एक्सप्रेशन, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाकर ये आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2a का वैल्यू d आया। अब हम इससे आगे प्रोसीड नहीं, तो फिर हमने देखा कि भाई साहब मेरे को प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ करना था mth टर्म का रेशियो अपॉन nth टर्म का रेशियो। तो इसलिए मैंने am अपॉन an लिखा, और फिर वहां पे nth टर्म का एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद d का वैल्यू जो 2a होता है वो बस पुट कर दिया। d का वैल्यू 2a जैसे मैंने पुट किया, अब मुझे दिखने लग गया कि भाई साहब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में a कॉमन आ सकता है। वो a को जैसे ही कॉमन लेकर कैंसिल किए, जो बचा हुआ पार्ट था वही हमको प्रूफ करना। ठीक है, हाँ आनंदराज लिख सकते हो। तो गाइस दिस वाज ओनली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। हाँ, अब आप लोगों को मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैं मॉड्यूल अभी ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे, और अगली क्लास में आप लोगों को यहीं पे डोंट लीव द सेशन। अगले क्लास के लिए आपको क्या करना है, देखो आई विल शेयर द मॉड्यूल, I'll share the module in the group. Solve questions of AP. Solve questions on AP from there. इसको आप शुरू कर देना। ठीक है, और अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एपी का एक तरीके का एक्सटेंशन है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लस वी विल लुक इनटू सम पास्ट ईयर जेई प्रॉब्लम्स, पास्ट ईयर जेई क्वेश्चंस ऑफ एपी एंड एएम। मतलब एएम एक्चुअली एपी के अंदर ही आता है। ठीक है, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आप एपी के क्वेश्चन सॉल्व करो मॉड्यूल से, और जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में आपका आईसीई आता है, इन क्लास एक्सरसाइज, प्लस आपका होमवर्क वाला जो पार्ट रहता है वो भी सॉल्व करना है, और टीपीपी में से भी जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना एपी के, उसको सॉल्व कर डालो। टीपीपी में भी आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना उसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, दिस शुड बी योर टारगेट। मॉड्यूल के डाउट के क्वेश्चंस के लिए हम क्लास रखेंगे ना, डीएसएस वगैरह में पूछना,
ठीक है। और या ये भी मेंशन कर ही देते हैं, डाउट्स ऑफ मॉड्यूल will be discussed in the offline classes. ठीक है, will be discussed in the offline class. Most probably जो फ्राइडे को प्लान रहेगा, ठीक है। So this should be your approach for mathematics for the next 2-3 days. हाँ अनुष्का, मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया हुआ है तो एनसीईआरटी को जरूर कर लेना। हमने आज क्लास में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए एनसीईआरटी के, और इसके अलावा मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द टॉपिक। इससे कम अगर कुछ भी कर रहे हो ना तो आप मतलब ठीक से चैप्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो दिस इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, ओके। कुछ पूछना है आपको, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप अभी पूछो, बाकी सब कोई लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। दीक्षा, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 18 अगली क्लास में कर लेंगे फिर, नहीं तो चलो आप अगर रह सकते तो रहो, हम 16 शुरू करते हैं। We will try to end it by 10:30 ताकि आपको एक ब्रेक मिल जाए आपकी अगली क्लास से पहले। दीक्षा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ये एएम का ही क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है। देखो, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। तो ये सिंपल सा एएम का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन का। तो ये मैं जब अगली क्लास में पढ़ा दूंगा ना, फिर आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन भी एएम का क्वेश्चन है। अब 18 को हम कर सकते हैं, ठीक है। 18 हम कर सकते हैं। 18 में है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 degrees and if the smallest angle is 120 degree, find the number of sides। अब यहाँ पे जानते हो दीक्षा, आपको यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका, ज्योमेट्री का। कौन सा कॉन्सेप्ट? अगर मैं एंगल की बात करूं तो आप समझ रहे हो कि मिनिमम एंगल है 120, तो अगला कितना होगा? 125। उसके आगे क्या होगा? 130, 135, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, राइट। तो दिस इज एन एपी, यस और नो? दिस इज एन एपी with first term 120 and common difference 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज यूज करनी पड़ेगी ज्योमेट्री के, जो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा क्लास 8 में ही पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है 180 into n-2, जहां पे जो n होता है इट इज योर नंबर ऑफ साइड्स, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अब हम यहां से, यहां पे जब आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, यहां से Sn का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 twice a Sn is equal to n/2 twice a करेंगे तो 2 into 120 हो जाएगा, प्लस n-1 into d, n-1 into 5, ठीक है दीक्षा। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया है एपी का, और साइड में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो ज्योमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी इंटीरियर एंगल्स के सम का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कि आप n होता है नंबर ऑफ साइड, जैसे ट्रायंगल में, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। आप इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 3 पुट करो, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 180 into 3 - 2, तो ये 180 into 1, ये सम कितना हो गया? ये सम हो गया 180 डिग्री, जो कि ट्रायंगल के केस में होता है। n की वैल्यू 4 क्वाड्रिलेटरल,
अब क्वाड्रिलेटरल में सम 360 डिग्री होता है, n की वैल्यू 2 पुट करो, 4 पुट करो, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो आपको 1 इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, 1 इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, तभी जाकर आप दोनों को इक्वेट करोगे। और ठीक से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में एक ही वेरिएबल है n, इक्वेशन नंबर 2 में एक ही वेरिएबल है n, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो आप जब 1 इज इक्वल टू 2 करके सॉल्व करोगे, वहां से n आ जाएगा और आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा। बोलो, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, डन, राइट। तो यहीं पे फिर मैं सेशन को एंड करता हूं। Thank you everyone. We'll meet in the next class. You're welcome. चलो मैं इसको एंड करता हूं।